नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। शुरुआत बुलेटिन की खबरों के साथ करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी की 2 दिवसीय अहम बैठक जारी है। देहरादून में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक जारी है। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर होगा मंथन और विधानसभा के विस्तारकों से हुई पहली बैठक। संगठन के पदाधिकारियों के साथ होगा मंथन। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम करेंगे बैठक। चुनाव में जीत के बाद पदाधिकारियों को देंगे जीत का मंत्र और साथ ही देंगे धन्यवाद। बैठक में समीक्षाओं से बीजेपी निकालेगी समाधान। तो फिलहाल जीत के बाद लगातार मंथन का दौर चल रहा है। उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी चुनाव परिणाम की समीक्षा कर रही है। इसके लिए 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें एक बैठक कल हो चुकी है, जिसमें पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी शामिल हुए थे और साथ ही साथ बैठक का उद्देश्य चुनावी परिणामों की समीक्षा करना था। आज की मीटिंग में सीएम धामी के साथ जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और सह प्रभारी, प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल जीत के बाद लगातार समीक्षा बैठक जारी है और इन बैठकों के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि लोकसभा चुनाव जीत लिया, अब आगे विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर पाए और उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार को बचा पाए। तो फिलहाल ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार समीक्षा बैठक कर रही है। बीजेपी की 2 दिवसीय अहम बैठक जारी है। देहरादून में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर मंथन किया जा रहा है, ताकि आगामी चुनाव में, उपचुनाव में जीत भारतीय जनता पार्टी को मिल पाए, क्योंकि नेशनल लेवल पर जिस तरह से बीजेपी को टक्कर देने का काम विपक्ष ने यानी कि इंडिया अलायंस ने किया था। हालांकि उत्तराखंड में सीटें नहीं हासिल कर पाई इंडिया अलायंस, लेकिन बावजूद इसके जो कॉन्फिडेंस है वो इंडिया अलायंस का काफ़ी हाई हो चुका है और अब अपने स्तर पर जो मेहनत करने का जो प्रभाव है वो बाकी सीटों पर पड़ता नजर आएगा। इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जिससे विपक्ष के पास मौका हाथ लगे और वो मौके पे चौका मार सके। विपक्ष को अभी फिलहाल उत्तराखंड सौंपने के बिल्कुल भी मूड में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गया। अनुज, फिलहाल अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी बाकी राज्यों के हिसाब से अगर देखें यहाँ पर काफी मजबूत है और बेहतर स्थिति में है। उस स्थिति को बरकरार रखने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है, जानकारी दीजिए इस पर। क्या अनुज, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, फिलहाल उत्तराखंड में बीजेपी काफी बेहतर स्थिति में है और उस स्थिति को बरकरार रखने के लिए बैठकों का दौर भी जारी है। फिलहाल बैठक चल रही है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक जारी है। कल शाम 5 बजे बीजेपी की बैठक की शुरुआत हुई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता थे वो मौजूद थे। उसमें संगठन को लेकर के काफी चर्चाएं हुई, चूंकि चुनाव भी हैं 2 सीटों पे, मंगलौर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट। इसको किस प्रकार से जीता जा सके, अपने पाले में लाया जा सके। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि लोकसभा चुनाव भी बीते हैं, तो जो परसेंटेज घटा है, तो आखिर संगठन और साथ ही साथ सरकार ऐसी कौन सी कमी रह गई है जो बीजेपी का परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज घटा है, तो इसको लेकर के भी मंथन लगातार जारी है। कई ऐसे चेहरे हैं जो संगठन में बदलाव हो सकते हैं, इसको लेकर के भी लगातार जारी है। एक चीज और है कि जो इस समय बीजेपी में भीतरघात जिन्होंने किया है, उनको किस प्रकार से पार्टी बाहर का रास्ता दिखा सकती है, इसको लेकर के भी उस बैठक में बातचीत हुई है। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि नगर निकाय चुनाव उत्तराखंड में होते थे लोकसभा चुनाव के पहले, लेकिन सरकार ने वो चुनाव को अभी टाल दिया था, लोकसभा चुनाव के बाद कराने का फैसला लिया था। लेकिन अब सरकार ने नगर निकाय चुनाव को अक्टूबर में कराने का फैसला लिया है। तो इसी वजह से अब अक्टूबर में जो चुनाव होंगे उसमें क्या रणनीति होगी बीजेपी की, किस किस को टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इन सब तमाम बातों पे 2 दिवसीय बैठक लगातार जारी है, जिसमें संगठन के सभी अनुज, ये जानना चाहूंगी, देखिए जल्द ही उपचुनाव होने हैं और ऐसे में उपचुनाव के साथ साथ अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी बीजेपी पहले से ही जुट गई है। अगर हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं, विपक्ष की बात करते हैं, देखिए बाकी राज्यों में विपक्ष इस बार जो मजबूती के साथ उभरा है, उत्तराखंड में क्या लगता है इस बार सेंधमारी का काम कर पाएगी विपक्ष? बिल्कुल पूजा, चूंकि विपक्ष में अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस इस बार चूंकि उपचुनाव भी है तो दोनों सीटों पे कांग्रेस ने भी कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ये चाह रही है कि कैंडिडेट घोषित करके ये दोनों सीटें अपने पाले में डालने को लेकर के लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई। इसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष की नाराजगी हो, हरीश रावत की नाराजगी हो, ये आला कमान के ऊपर नाराजगी है कि उन्होंने टिकट सही बंटवारे नहीं किए हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस हथिये पे उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, वो अपनी जमीन ढूंढ रही है। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि कांग्रेस नगर निकाय चुनाव की भी तैयारियां कर रही है, सेंधमारी जरूर कर सकती है, क्योंकि हरीश रावत जहाँ पे रहते हो सकता है कि वहाँ पे कई जगहों पे सेंधमारी हो जाए, कि लोकसभा चुनाव पे उन्हें मौका नहीं मिला था, तो उनके पुत्र हरिद्वार से खुद लड़ रहे थे, तो वो हरिद्वार तक ही सीमित रह पाए थे। अब नगर निकाय चुनाव को या 2 विधानसभा सीटें हो, उस पे किस प्रकार से वो जाकर के जनता के पास जाकर के उनका मनोबल जीत सकते, ये देखने वाली बात। बिल्कुल अनुज, देखिए नेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो विपक्ष ने जो इस बार बेहतर प्रदर्शन किया, कहीं ना कहीं इसने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं के मन में जोश भरने का काम जरूर किया है। ऐसे में जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या जो सीटें इस बार कांग्रेस या इंडिया अलायंस ने हासिल की है, उसके बाद ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस की जो तमाम टीम उत्तराखंड में मौजूद है, नेताओं कार्यकर्ताओं मंत्रियों की, वो भी अब और एक्टिव होकर काम करेंगे ताकि आगे परिणाम को और ज्यादा बदलने में वो सक्षम हो पाए? बिल्कुल पूजा, चूंकि अभी लोकसभा चुनाव के बाद CWC की बैठक हुई थी, जिसमें उत्तराखंड के जितने भी नेता थे वो दिल्ली गए हुए थे, वहां पे बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में कई एजेंडे, अब कांग्रेस या इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो वो मजबूती में है। अभी उपचुनाव है मंगलौर विधानसभा सीट पे, वहां पे इस समय कांग्रेस भी अपना जो कैंडिडेट है वो खड़ा करेगी और बसपा भी अपना कह, चूंकि पहले जो वहां के विधायक थे सरवत करीम अंसारी, जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो बसपा के विधायक थे, तो बहुजन समाजवादी पार्टी भी वहां पे अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही है। तो बद्रीनाथ विधानसभा सीट की अगर बात करें तो वहां से कांग्रेस भी अपना जो है कैंडिडेट खड़ा कर रही है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो उत्तराखंड में निष्क्रिय थे, वो पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, अब चूंकि मजबूती से जब इतनी सीटें आ गई हैं तो उत्तराखंड में भी अब मजबूती से वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।
रुक करते अगली खबर का। सांसद अनिल बलूनी का चमोली दौरा, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बीजेपी से नवनिर्वाचित सांसद हैं अनिल बलूनी। अनिल बलूनी ने बताया चुनावी विजन, जल्द शुरू होगा अपना वोट अपना गांव अभियान। गढ़वाल लोकसभा से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी चमोली दौरे पर गए हैं और गोपेश्वर पहुंचने पर नवनिर्वाचित सांसद का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। और इस दौरान गढ़वाल सांसद अनिल ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे वो जल्द पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन क्षेत्र में विकास करने की बात भी की गई है। साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे पलायन को लेकर उनके द्वारा जल्द ही सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी के अपना वोट अपना गांव अभियान की भी घोषणा की गई है। हमारी जो यात्रा है वो हमारे जो पूरे पहाड़ की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी है और हम लगातार, मैंने शुरू से कहा है कि पर्यटन और तीर्थाटन आर्थिकी के साथ कैसे जोड़ना है, रोजगार के साथ कैसे जोड़ना है, इसके लिए प्रयास करना है। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से यात्रा में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसमें बहुत सकारात्मक हैं और हम लोग सब मिलके जो भी यात्रा में अड़चनें आ रही हैं उनको आने वाले समय में ठीक भी करेंगे और आने वाले समय में यात्रा सुचारू हो। किसी भी कीमत पर इन यात्रा में जो अड़चनें हैं उनको दूर करने के लिए कोई भी प्रयास ऐसा नहीं जो छोड़ा जाएगा। आप मान के चलिए यात्रा में कहीं कोई अड़चन नहीं आने देगी। ये सिर्फ एक उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैवलर हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। साथ ही अलकनंदा नदी में गिरी थी मिनी बस। कल सीएम धामी ने जाना था घायलों का हाल। आज सीएम धामी ने हादसे पर किया है पोस्ट। 3 मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में समा गई। वाहन में कुल 23 लोग सवार थे। हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। कई घायल हैं। मरने वालों में 6 यूपी के हैं। हादसे में नोएडा में जॉब कर रही 4 युवतियों की भी मौत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। रुद्रप्रयाग में बहुत दुखद घटना घटित हुई है और घायलों को तत्काल वहां से रेस्क्यू किया गया है। कुछ लोगों को एयरलिफ्ट करके एम्स में पहुंचाया गया। 7 लोग वहीं पर एडमिट हैं रुद्रप्रयाग में और 7 लोगों को ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। जो भी जरूरी इलाज के लिए जरूरी चीज़ें वो सब की जा रही हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो घायल हैं वो ठीक हों और जो हताहत हुए हैं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो एक बहुत ही असमय ऐसी दुख की घड़ी आई है इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। देखिए रुद्रप्रयाग में बहुत तो देखिए उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ है जहां पर ट्रैवलर हादसे में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है और अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। अलकनंदा नदी में गिरी थी मिनी बस। कल सीएम धामी ने जाना था घायलों का हाल। सीएम धामी ने हादसे पर किया पोस्ट। 3 मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। अनुज अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अनुज, रुद्रप्रयाग में जो हादसा हुआ उसको लेकर अब सीएम धामी ने पोस्ट किया है। 3 लोगों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है, ये अपडेट है। इसके अलावा और कोई जानकारी? बिल्कुल पूजा, कल जिस तरीके से रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ, टेम्पो ट्रैवलर गिरा, रुद्रप्रयाग जिले के पास जब ये ट्रैवलर जा रहा था तो वहीं से अलकनंदा नदी में ड्राइवर की थोड़ी सी गलती की वजह से, चूंकि ड्राइवर 2 से 3 दिन सोया नहीं था, इस वजह से स्टीयरिंग उसने जो है मोड़ दी और सीधे जाकर के जो टेम्पो ट्रैवलर है वो खाई में गिर गया और सीधे अलकनंदा नदी में जाकर के गिरा। इसमें 26 लोग सवार थे, 14 लोगों की मृत्यु, 12 लोग घायल है। साथ ही अगर बात करें, चूंकि घायलों का इलाज अभी भी जारी है, जिसमें से ड्राइवर है का भी इलाज जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 लाख रुपए की घोषणा भी करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2-2 लाख की घोषणा की, जो मृतक है। साथ साथ अगर बात करें कि 3 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, कि जो जब ट्रैवलर गिरा तो शव थे वो नीचे पानी में चले गए और जो डेड बॉडी बाहर निकाली गई तो वो फूली हुई डेड बॉडी है। तो अभी तक उनकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि जहाँ के ट्रैवलर था वहाँ के परिजनों से, साथ साथ अगर बात करें क्योंकि आधार कार्ड से ये कुछ पता लगाया जा रहा है कि इन लोगों की शिनाख्त कौन है, क्या है, किसके परिवार के हैं, पुलिस अब पता लगा रही है। लेकिन अभी तक फिलहाल 3 लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में एक और हादसा हुआ है। पौड़ी गढ़वाल में हादसा हुआ जहां लैंडस्लाइड से खाई में गिरी है गाड़ी। कार में सवार थे 9 लोग, सभी का एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। तो देखिए, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से ये खबर सामने आई जहां सुबह 6 बजे एक गाड़ी लैंडस्लाइड के दौरान खाई में गिरी और वाहन में 9 लोग मौजूद थे जो तिमली गाँव से थे और गंगा दशहरा के मौके पर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आ रहे थे। एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी का रेस्क्यू किया है। वहीं घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से सतपुली चिकित्सालय भेजा गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में भयंकर जाम के कारण शहर का हाल बेहाल हो चुका है। ज्वालापुर से हर की पौड़ी तक गाड़ियों की लंबी कतारें रेंग रेंग कर चल रही हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जाम की समस्या से न केवल बाहरी यात्री बल्कि स्थानीय लोग भी परेशान हो गए हैं। ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को लेकर न्यूज इंडिया ने की लोगों से बातचीत, सुनिए। धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार बढ़ते ट्रैफिक के दबाव से आम जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। हरिद्वार में लंबी लंबी लाइनें लगी है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हम इस वक्त हरिद्वार के मुख्य मार्ग पर है और यहाँ किस तरह की समस्याएं लोगों को हो रही है आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। जहाँ एक और श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है तो वहीं स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जाम के कारण कितनी परेशानी उनको हो रही है। जी, क्या नाम है आपका? जगत सिंह। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरनगर से। कितना लंबा जाम है और किस तरह की परेशानी? ज़्यादा जाम हरिद्वार में जबलपुर से आ गई है। तो क्या लगता है क्या कारण है? मुख्य ज़्यादा ट्रैफिक होना और एतवार की छुट्टी और दशहरा नहान होने के कारण। चारधाम यात्रा भी है। हाँ, इसलिए क्या लगता है प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए? प्रशासन ने बथेरी सुविधा कर रखी पर और क्या करे सुविधा। बथेरी रोड बना रखी है पर ट्रैफिक घना ही है, ट्रैफिक ज़्यादा है। एक और गर्मी भी है और आप बाहर खड़े हैं तो क्या लगता है? बस गर्मी की तो ज़्यादा परेशानी गर्मी की और जाम की ज़्यादा परेशानी है। तो आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो जाम के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? इकबाल। जाम है, आप स्थानीय लोग हो, किस तरह की दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। गर्मी भी है। गर्मी भी है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो आपने देखा है कि हमने कई लोगों से बात की है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि करीब 8 से 10 किलोमीटर का जो जाम है उससे काफ़ी परेशानी हो रही है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। वहीं हरिद्वार में जल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जल संरक्षण अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम स्तर पर आयोजित हो रहा है वृक्षारोपण कार्यक्रम। हरिद्वार के सिटी 1 में जल संरक्षण अभियान के तहत जल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में विधायक मदन कौशिक, जिला अधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल, डीएफओ वैभव कुमार ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सिटी
वाटिका में पौधारोपण भी किया गया। लगातार घट रहे जल स्तर की गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान विधायक मदन कौशिक ने कहा, प्रधानमंत्री के निर्देश में देश भर में जल संरक्षण के लिए ग्राम स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ के हमारे डीएफओ, यहाँ के हमारे कृषि अधिकारी, सबके माध्यम से एक पूरे प्रदेश के अंदर जो आयोजन हो रहा है उसमें हरिद्वार में आज आयोजन हुआ। कल मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में इसकी शुरुआत की। सभी लोगों से अपील की कि हमें आने वाले समय में जल को किस प्रकार से ज़्यादा जो अपना भूगर्भ है उसको बढ़ाने का काम कर सकते हैं, हम लोग किस प्रकार से जल को जो उपयोग करने का कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी है, किस फसल को हम ले सकते हैं, किस फसल को नहीं लिया जा सकता है, किस फसल के कारण जल का हमारा जो नीचे का स्तर है वो घट रहा है, ये सारी चीज़ें पूरे गांव वालों के साथ साझा की। उत्सव का कार्यक्रम यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।